हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आई नो मैं थोड़े टाइम से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था। पिछले 15 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज यार मेरे नए स्टार्टअप की वजह से मैं जो है जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, दुबई, इन सब जगह पे मैं घूम रहा था पिछले 10 दिनों से काम की वजह से। तो वेलकम बैक। एंड आज का ये वीडियो उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए यार जिन्होंने अपनी पूरी जी जान लगाई है अब तक, जिन्होंने कुछ मिस्टेक्स की वजह से जो है उनका या तो इस साल नीट रह गया। एंड इनफैक्ट ये वीडियो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी जो नीट 2026 के लिए प्रॉपर तरीके से एम करके पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्या होता है यार, आप पूरे साल मेहनत करते हो, पूरे साल सब कुछ सही करने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ ऐसे 10-12 चीजें ऐसी होती है, 10-12 गलतियां ऐसी होती है जो बहुत कॉमन गलतियां हैं, जो बहुत इजीली अवॉइडेबल है, जो आप करते रहते हो। आप क्या कहते हो ना, मेहनत विदाउट अ डायरेक्शन जो है आप कर रहे हो। एंड वो करने पे क्या होता है, आप इन मिस्टेक्स की वजह से आपका फाइनली क्रैक नहीं हो पाता है। सो आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे हर एक वो मिस्टेक चेक करेंगे जो आप लोग अभी भी कर रहे हो, जाने अनजाने में कर रहे हो, एंड उसे हमें कैसे सुधारना है। तो सबसे पहले पॉइंट पे मैं आता हूँ, सेल्फ स्टडी या यूट्यूब स्टडी। इस साल का पेपर आपने देख लिया यार, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था एक ऐसे पेपर का जो अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी या फिर पिछले 2 या 3 साल के पेपर के ट्रेंड के बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, ये मान के कि यार पेपर तो बहुत ईजी आता है, तैयारी तो हम आराम से कर लेंगे, उनके लिए ये एक आई ओपनिंग अपॉर्चुनिटी थी कि यार पेपर इस साल जो है बहुत टफ आ गया। तो आपको पता है कि आप जब पढ़ाई करोगे अब, तो सेल्फ स्टडी से काम नहीं चलेगा, आपको कोई ना कोई कोचिंग में एनरोल होना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप सस्ती से सस्ती ऑनलाइन कोचिंग में ही एनरोल कर लो, लेकिन कोचिंग में एनरोल कर लो। सिर्फ यूट्यूब से या सिर्फ सेल्फ स्टडी से बहुत मुश्किल होने वाला है यार। रीजन बीइंग कि यार अगर आप सस्ते सस्ते कोचिंग में भी जाते हो तो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा, आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, आपको डेली बेसिस पे डीपीपीस प्रोवाइड करेगा, अपडेटेड चीजें प्रोवाइड करेगा, जबकि यूट्यूब में ऐसे मोस्टली नहीं हो पाता है। हाँ, लाइव लेक्चर्स वगैरह अगर आप देखते हो तो अच्छी बात है, बट मोस्टली अपडेटेड चीजें नहीं अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं। नेक्स्ट पार्ट इज लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये इस साल मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए डेथ सेंटेंस बन गया यार। नीट का पेपर जब टफ आया तो उन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जो सिर्फ पढ़ाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एग्जैक्ट क्वेश्चन को देख करके या फिर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्वेश्चन का सॉल्यूशन रट के या फॉर्मूला रट के नहीं पढ़ रहे थे। उन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ जो फॉर्मूला, जो क्वेश्चन के टाइप या फिर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उन सब चीजों के बियॉन्ड जाकर कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे कि यार ये चीज हो कैसे रही है, ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, या फिर ये जो फॉर्मूला ये डिराइव कैसे हो रहा है, अगर मैं ये लॉ लगा रहा हूं तो ये लॉ अप्लाई कैसे हो रहा है, ये लॉ आया कैसे, ये लॉ किस कंडीशंस में फुलफिल हो रही है, किस कंडीशन में हम इसे लगा सकते हैं, किस कंडीशन में हम इसे नहीं लगा सकते। तो जो कंसेप्चुअली क्लियर था, जो कंसेप्चुअली स्ट्रांग था, जिसको पता था कि थ्योरी क्या है एंड थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको अच्छे टीचर्स चाहिए होंगे, अच्छे लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे मैं आता हूं, बैड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिसोर्सेज। पहली बात तो स्टूडेंट क्या करता है, फालतू के रिसोर्सेज यूज करता है। अगर आपके पास कोचिंग मॉड्यूल है, आप जिस कोचिंग में जा रहे हो उनका रिसोर्स अच्छा है, मैं तो कहता हूँ वही फॉलो करो। मोस्टली क्या करते हैं लोग, इधर उधर की बहुत सारे किताबें ले आते हैं कि यार ये भी सॉल्व कर लेंगे, ये भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे वो फालतू की हजारों एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे होते हैं। कुछ भी वैसी चीजें करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बैड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज नहीं करने हैं। सर क्वेश्चन आता है कि क्यों भैया, हम क्यों नहीं यूज कर सकते बहुत सारे रिसोर्सेज से? अगर मैं करूँ तो यार दिक्कत ये होती है ना, अगर आप बहुत सारे रिसोर्सेज कर रहे हो तो पहली बात तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर बाई चांस मान के चलो आप उसे कंप्लीट कर भी लेते हो तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे। एंड आपने ये चीज तो सुना ही होगा, ये मैं हमेशा अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता ही हूं कि अगर कोई चीज को आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो जीरो के बराबर ही है, वो ना पढ़ने के बराबर ही है। अगर आपने वो पूरी बुक सॉल्व कर ली है लेकिन आप उसे फिर से नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो वो पढ़ना नहीं हुआ, मतलब वो जीरो ही हो गया, आपका पूरा मेहनत जो है बर्बाद है। इससे अच्छा एक रिसोर्स यूज करके उसे मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस जो है करना चाहिए। तो क्या रिसोर्स आपके पास होना चाहिए? एक अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बेस रिसोर्स होना चाहिए, जहां पे आपको आइडिया लगे कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा था। इसके लिए बहुत स्टूडेंट में से रिकमेंडेशन पूछते हैं। एक बेस्ट रिकमेंडेशन आपके लिए, मेरे पास यार आज यहाँ पर ये 38 ईयर्स एमटीजी की तरफ से, 38 ईयर्स नीट
चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज की बुक है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बायोलॉजी की बुक है, लेकिन इसमें आपको केमिस्ट्री की भी बुक आती है, फिजिक्स की भी बुक आती है। 2025 जो इस साल का पेपर है वो इसमें इंक्लूडेड है। 1988 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, उनको चैप्टर वाइज जो है अरेंज किया गया है, चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज अरेंज किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई भी चैप्टर ओपन करता हूँ, तो कोई भी चैप्टर अगर मैं एनिमल किंगडम अगर ओपन कर रहा हूं, तो एनिमल किंगडम के अगर आप देखोगे तो टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके अंदर बिल्कुल ईयर वाइज जो है अरेंज्ड है। चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज अरेंज्ड है। उसके बाद अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, तो उसके क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो सब इसमें लिस्टेड है। एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस के यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, जहां पर यहाँ पे सिंबल बना हुआ है ना, तो वीडियो सॉल्यूशंस जो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अंदर यहाँ पर क्यूआर कोड है, जो क्यूआर कोड अगर आप स्कैन करते हो तो क्यूआर कोड स्कैन करके आपको जो है सारे यहाँ पे क्यूआर कोड आप स्कैन करो, क्यूआर कोड स्कैन करके आपको सारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, लास्ट में यहाँ पर आपको, ताकि आप इजीली पढ़ पाओ, ताकि इजीली सॉल्व कर पाओ, आंसर की दी गई है। आंसर की के बाद आपको हिंट्स और एक्सप्लेनेशन जो है पूरा यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आपको मिलता है पेडागॉगी ऐप का एक्सेस। पेडागॉगी ऐप से क्या होगा कि लेट से कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप यहाँ पर जो है अपनी बुक कैरी नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रैवल करते हो आप अपने डिजिटल वर्जन ऑफ बुक को भी एक्सेस कर सकते हो, और वहां पे ऑन द गो जो है आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ऐप से भी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बुक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इस बुक की खास फीचर है, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द क्वेश्चन जो नीट 2025 में आए थे, दैट वाज या तो सेम या फिर सिमिलर एमसीक्यूज एज दैट ऑफ द बुक। यानी इस बुक में जैसे क्वेश्चन है उसके एकदम या तो सेम या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए थे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो है 11th क्लास के सिलेबस को 12th क्लास के सिलेबस को प्रॉपर जो है डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे पहले 11 दिया हुआ है, फिर बाद में 12 दिया हुआ है, ताकि आप जो है इजीली क्लैरिटी के साथ पढ़ सको। सर ये बुक आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड आपके जो है लॉजिकल रीजनिंग की एबिलिटी को बहुत अच्छे से बढ़ा रहा होगा। आपको एक्जैक्टली आइडिया लग रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे, उस टॉपिक के अंदर कौन से ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी लाइनें हैं, कौन से पैराग्राफ है जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए। तो आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है इसके थ्रू कर सकते हो। नीचे लिंक सारी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। अब मैं आ रहा हूं यार फोर्थ पॉइंट पे, नो टाइम टेबल। बहुत बड़ा डिजास्टर होता है ये, आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है। अब जब मर्जी बुक खोल के पढ़ रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, फोन चलाने लगते हो, फिर उसके बाद फिर थोड़ा फोन चलाया, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर थोड़ी पढ़ाई की। ब्रेन को जो है एक बार फिर से फुल्ली फोकस्ड होने में, मैं ये कहीं डेटा में पढ़ रहा था कि जब आप फोन चलाते हो तो एक्चुअल रिसर्च ने प्रूव किया है कि ब्रेन आपका फिर से फुल्ली फोकस होने में एटलीस्ट आधे घंटे से 1 घंटा लगा देता है। तो आप समझ पा रहे हो, उस आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में अगर आपने फिर से कभी फोन उठा लिया तो आपका फिर से ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी। सो इसी वजह से यार जो है आपको टाइम टेबल अच्छा बनाना है कि हाँ, अगर मेरे 2 घंटे की शिफ्ट है पढ़ाई की, तो उस समय मेरा फोन जो है कहीं दूर किसी और कमरे में रहेगा। ठीक है, अगर मेरा जो टाइम टेबल है उसमें मेरे 6 घंटे की सेल्फ स्टडी है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे वो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी को कैरी ऑन कर पाऊं। ठीक है, ये होता है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप या फिर फोकस ऑन मल्टीपल एरियाज। यार देखो, हम कहते हैं ना, दो नाव पर पैर रख के अगर आप सवार हो, अगर आप दो नाव पर सवार हो, तो फिर आप जो है कहीं भी आगे नहीं जाने वाले हो। तो ये चीज नहीं हो पाएगी यार। पार्शियल ड्रॉप के लिए आई डोंट रिकमेंड ऑनेस्टली। अगर आप कोई और कोर्स के लिए जा रहे हो, फुल फोकस्ड होकर उसी कोर्स पे जाओ। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं, आई नो काफी लोग लेते हैं, आई नो कुछ लोगों ने इवन क्रैक भी किया, बट वो बहुत कम परसेंटेज, मैक्सिमम जितना मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, इट्स जनरली नॉट रिकमेंडेड कि आप पार्शियल ड्रॉप लो। मल्टीपल एरियाज पे फोकस करना बंद करो। ये नहीं कि यार चलो जेई भी दे देंगे, जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, चलो यार दूसरा एग्जाम सीयूईटी भी दे देंगे, चलो सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे हैं। जब आप 100 चीजें कर रहे होते हो तो एक भी चीज आपसे जो है अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ लैक ऑफ फ्रेंड्स या बैड फ्रेंड ग्रुप। अब यार लैक ऑफ फ्रेंड्स चलो समझ आता है, लेट से आप इतने सोशल नहीं हो, या फिर आप नई सिटी में आए हो, नई सिटी में आके आप कोचिंग कर रहे हो, या फिर नए कोचिंग में आए हो, नए स्कूल में ज्वाइन किया, जो भी है, आप फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हो, दैट्स फिर भी अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर आप एक बैड फ्रेंड ग्रुप में घुस जाते हो, जहां पर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, जहां पर आपके पास मोटिवेटिंग फ्रेंड्स नहीं है जो आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करे, जो आपसे आपकी टाइम ले रहे हैं, जो आपसे आपकी एनर्जी ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है यार। ठीक है, उनसे
100 गज की दूरी बनाए रखो जो आपको ड्रेन कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, टाइम वाइज, क्योंकि टाइम आपके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। तो आपको अच्छा फ्रेंड ग्रुप बनाना है यार। अच्छा, मैं लैक ऑफ फ्रेंड्स भी एक दिक्कत है यार, ठीक है। ये भी ऐसा नहीं कह रहा कि कोई दोस्त मत बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ जो आपके जितने पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड है, कि यार वो भी बंदा सही कर रहा है, मैं भी सही कर रहा हूँ, ठीक है। आई नो लगता है कि यार ऐसे तो हम सिलेक्ट करके दोस्त बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता यार। दोस्ती बन जाती है, आप उनसे बात करो, आप उनसे डेली बेस पे डिस्कस करो कि हाँ यार मेरी पढ़ाई ऐसी चल रही है, मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आ रहा है। मोस्टली अगर आप डिस्कशन को एकेडमिक टाइप रखते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप डिस्कशन करो, क्वेश्चंस को डिस्कस करो कि हाँ यार मैंने ना इस दिन मैंने ये टॉपिक पढ़ा, उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा, यार काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। या फिर आप क्विज खेलो एक दूसरे के साथ कि यार चल तू ये बता दे, तूने ये टॉपिक पढ़ लिया, चल मैं तेरे से क्विज कर लेता हूँ, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, तू मेरे से इस बात का क्विज कर ले। इससे क्या होता है ना, एक फन और इंटरेक्टिव वे में जब आप चीजों को पढ़ते हो, जब चीजों को याद करते हो, इवन एग्जाम्स में बहुत बार आपको ये चीजें याद आती है। कितनी बार तो मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने अपने मेरे जो 3 और दोस्त थे जो अभी बहुत अच्छे कॉलेजेस में हैं, एक मेरा दोस्त मेरे साथ एम्स में ही है, एक वीएमएमसी में, एक मैमसी में, तो हम 4 दोस्तों का ग्रुप था। सो मुझे कई बार अपने टेस्ट पेपर में उनकी बताई हुई बातें याद आती थी, उनका पूछा हुआ क्वेश्चन याद आता था कि यार इससे तो यही पूछा और आज पेपर में यही आया। ये चीज जब आपको होने लगेगा तब आपको एक्चुअली मजा आएगा कि यार मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्त भी पढ़ रहे हैं, मेरे को कोई डाउट आता है तो मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, मेरे को कोई क्वेश्चन पूछना होता है मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ, मेरे दोस्त जो है मेरे से पूछ लेता है। अल्टीमेटली हम सब मिलके सब चीजें कवर कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी अमेजिंग फीलिंग होती है। अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है। 7th पे है नो मेंटर या पीपल टू टॉक टू। यार ये एक थोड़ा सा खराब सिचुएशन है। आई थिंक आपका एक मेंटर होना चाहिए, आपको हजारों मेंटर्स की जरूरत नहीं है, बट आपके टीचर्स में से कोई एक ऐसा टीचर होना चाहिए जिसके साथ आप डिस्कस कर सको, जिसके साथ आप एकेडमिक वे में जो है बात कर सको कि हाँ सर मेरे साथ ये एकेडमिक्स चल रही है, तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको एक एकेडमिक सपोर्ट मिलता है, एकेडमिक के अलावा पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी आप उनसे, अगर आप इतने लेवल की कंफर्टेबल हो गए हो तो आप उनसे बात कर सको। सो आई थिंक ये काफी हेल्प होता है, क्योंकि 90% जो हमारी दिक्कतें हैं ना, वो सिर्फ बात करके एंड जो हम सॉल्यूशंस मिलता है हमें उनसे, एंड जो एक सपोर्ट मिलता है जब हम उस चीज को अप्लाई करते हैं, तो 90% चीजें सिर्फ बात करके सॉल्व हो सकती है। 90% आपकी दिक्कतें सिर्फ बात करके या किसी से जो है कॉन्वर्सेशन करके सॉल्व हो सकती है। तो अगर आपके पास मेंटर नहीं बन पा रहा, कोई दिक्कत नहीं यार, अपने पेरेंट्स के साथ ही आप इतने कंफर्टेबल बनो, पेरेंट्स से रोज बात करने की कोशिश करो। देखो यार, रोज बात करोगे, रोज अपने पेरेंट्स को समझाओगे, कई कई स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स हमें समझते ही नहीं है। आप उनसे रोज बात तो करो, रोज बात करो, अपनी सिचुएशन को रोज समझाओ कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे, अगर आप अपने पेरेंट्स को समझाओगे, आप मैजिकली ये सोच रहे हो कि ये मेरे पेरेंट्स मेरा सिचुएशन खुद समझ जाएंगे, वो नहीं होने वाला। आप बात करो, समझाओ कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे से जो है ये दिक्कतें आ रही है, तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। डन। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, टेस्ट प्रैक्टिस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यार ये करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं। मैं अपने जब मैं खुद कोचिंग कर रहा था उस टाइम पे भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे थे कि टेस्ट छोड़ देते, टेस्ट स्किप कर देते। एक डर था उनके मन में कि यार टेस्ट की तैयारी नहीं हुई। अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरी तैयारी हो जाएगी, तो तैयारी तो कभी नहीं होगी। मैं टॉप करता था, मतलब टॉप मतलब हमेशा रैंक 1 नहीं आता था, बट ऑलमोस्ट टॉप 10 टॉप 20 में आता था अपने जो फेज में। मतलब मेरे फेज में 1100 बच्चे थे, उनमें से टॉप 10 टॉप 20 में आता था, ऐसा नहीं कि पूरे कोचिंग में। सो टॉप 10 टॉप 20 में आता था। तो बट मेरी भी तैयारी कभी पूरी नहीं होती थी। सो एंड फाइनली आपको मेरा रैंक भी पता है, तो मेरी तैयारी लास्ट तक मेरे को लगती थी कि यार पूरी नहीं है, तो तैयारी तो कभी पूरी नहीं होगी। आप खुद को उन टॉपिक्स पे टेस्ट करो, उन चैप्टर्स पे टेस्ट करो जो आपने पढ़ा है, कि यार मैंने इन चैप्टर्स को पढ़ा था, मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे, उसमें से मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, वो है एक्चुअल टेस्ट। बाकी को देखो ही मत, जो आपने नहीं कवर किया, जिसमें से क्वेश्चन आए जो आपसे नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 12th में स्टार्टिंग में बोल रहे हो, कोई बात नहीं। 12th के एंडिंग में भी अगर आपके थोड़े बहुत वीकनेसेस है, कोई नहीं। बट अगर आप नीट के 1 महीने पहले भी बोल रहे हो कि यार मेरा फिजिक्स वीक है, मतलब दिक्कत आप में। मेरा यार बायो वीक था, मुझे चीजें याद करने में बहुत दिक्कत आती थी, मैं लॉजिकली बहुत तेज था, मैं फिजिक्स वगैरह बहुत इजीली सॉल्व कर लेता था, फिजिक्स में मेरे हमेशा अच्छे आते थे, केमिस्ट्री में मेरे ठीक आ रहे थे, बट बायो में मैं थोड़ा वीक रहता था, मुझे चीजें इतनी जल्दी याद नहीं होती थी। तो मैं लास्ट तक उसमें लगा रहा, लास्ट तक ज्यादा टाइम देता था बायो को कि यार मेरा बायो भी कवर हो जाए। तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा वीक एरियाज में। ऐसा नहीं कर सकते कि जो स्ट्रांग है उसी पे टाइम दिए जा रहे हो क्योंकि मजा आ रहा है करने में। जिसमें मजा नहीं आएगा, जो चीज हार्ड है, जो टफ है, लेकिन उस पर टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है यार। बैकलॉग्स कवर करो अपने, ऐसा नहीं कि भाई 11th वीक है, 11th बैकलॉग है तो रह गया, लास्ट तक भी रह गया। बैकलॉग के चक्कर में आज के डेट में ये नंबर 1 रीजन है यार, मेरे से लिख के ले लो। 90% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बस इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनका बैकलॉग है। वो कहते हैं कि हमारे तो चैप्टर्स ही कवर नहीं हो पाए। तो बैकलॉग नहीं रहने देना है, टाइम अलॉट करो। मैं हमेशा बोलता हूँ 4+2 का टाइम अलॉट कर लो,
4 घंटे आपको करंट सिलेबस को देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है, 2 घंटे आपको या तो बैकलॉग को देना है या वीक एरियाज को देना है 6 घंटे की सेल्फ स्टडी में। अल्टीमेटली लैक ऑफ रिवीजन में हमेशा बोलता हूं, एक प्रॉपर लेवल का रिवीजन, एक प्रॉपर मतलब एंड टू एंड जो रिवीजन जिसको कहते हैं, जिसमें एकदम ढंग से याद करने वाले रिवीजन, वो आपका जो है एटलीस्ट 3 से 4 बार होना चाहिए। एनसीईआरटी बायो की ये सब 7 से 8 बार होनी चाहिए, एनसीईआरटी केमिस्ट्री 7 से 8 बार होनी चाहिए, हैंडबुक फॉर्मूलेज 10 बार 12 बार जितनी बार हो सके, उसमें तो कोई लिमिट नहीं है, बट एक प्रॉपर जो कंप्लीट रिवीजन होती है ना, एंड टू एंड रिवीजन अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, अलोंग विद थ्योरी, अलोंग विद एनसीईआरटी, अलोंग विद क्लास नोट, सब मिला के वो 3 से 4 बार आपका मिनिमम बाय द एंड होना चाहिए। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आइडिया लगा। एक 10 पॉइंट चेकलिस्ट मैंने डाल दिया है ना। आपको जो है कुछ नहीं करना है, आपको मेरे टेलीग्राम पे जाके ये चेकलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लेना है। मैं टेलीग्राम पे ये भी डाल दूंगा एंड आपको देख लेना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड कमेंट्स जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।